प्रोटीन्स के बारे में मुझे लगता है केमिस्ट्री से ज्यादा आपने बायो के अंदर भी पढ़ लिया होगा। तो प्रोटीन्स एक्चुअली मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, नेचुरल पॉलीमर है ये, एक पॉलीमर होते हैं आर्टिफिशियल, मगर जो प्रोटीन्स हैं वो क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, कंडेंसेशन पॉलीमर है ये नेचुरली, और जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल भी नहीं, मतलब प्रोटीन के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स प्रोटीन की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, और अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अच्छा, तो अमाइनो इसका मतलब है प्रोटीन जो बनी हुई है बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है। अमाइनो एसिड के अंदर देखेंगे दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अमाइनो एसिड के अंदर। एक होता है, देखो ये अमाइनो एसिड है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा अमाइन ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन। तो ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये है अमाइन ग्रुप, और ये रेडिकल है ये। अच्छा, तो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में जो डिफरेंस है वो अल्काइल ग्रुप का होता है, ये रेडिकल का डिफरेंस होता है एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड जो है वो तीन किस्म के होते हैं, एक होते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक एसिड ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है। देखो ये एसिड ग्रुप और ये क्या है, बेसिक ग्रुप। अगर एसिड ग्रुप एक है और बेसिक ग्रुप भी क्या है, एक ही है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होगा। और एसिडिक अमाइनो एसिड जो होते हैं एसिडिक, उनमें सी डबल ग्रुप ज्यादा होगा। एस्पार्टिक एसिड, जो एस्पार्टिक एसिड है वो एसिडिक अमाइनो एसिड है, एसिडिक, क्योंकि उनके अंदर सी डबल ग्रुप क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अर्जिनाइन और लाइसिन ये दोनों क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है, क्योंकि उनका अमाइन ग्रुप ज्यादा होते हैं। तो पुरानी किताब में इनकी क्लासिफिकेशन भी दी गई थी कि अमाइनो एसिड की कितने हैं, मतलब ये जो क्लासिफिकेशन क्या है अमाइनो एसिड की, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, और क्या है, न्यूट्रल भी होते हैं। मगर हमारे बुक में नहीं है, तो आपको बता देता हूँ कि एसिडिक भी है, बेसिक भी है, और क्या है, न्यूट्रल भी है। न्यूट्रल में दोनों ग्रुप क्या होंगे, एसिड ग्रुप और बेसिक ग्रुप, ये एसिड ग्रुप और ये बेसिक ग्रुप बराबर होंगे। एसिडिक में क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड भी, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और जो अर्जिनाइन लाइसिन है उसके अंदर बेसिक ग्रुप क्या होते हैं, ये बेसिक ग्रुप है, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एसिड ग्रुप एक ही होगा, एसिड ग्रुप एक होगा, बेसिक ग्रुप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो वो उसको क्या बना लेंगे, बेसिक अमाइनो एसिड। जब बेसिक ग्रुप एक हो और एसिड ग्रुप क्या हो, ज्यादा हो, तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड बनेगा, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। अच्छा, तो अब होता है ये इनमें आयनाइजेशन भी होती है। देखो ये आयनाइज हो जाता है, ये प्रोटॉन डोनर है, इधर देखो ये प्रोटॉन क्या है, डोनर, और ये प्रोटॉन का क्या है, एक्सेप्टर भी है। और आपको मैंने पढ़ाया था आइसोमेरिज्म में, टाटोमेरिज्म में क्या पढ़ाया था,
साइटोमेरिज्म में क्या होगा, इसकी क्या होती है, ये अमाइनो एसिड है, इसका दूसरा आइन होता है, ये अमाइनो एसिड। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ज्यूटराइन, इसका मतलब है अमाइनो एसिड और ज्यूटराइन एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, टाटोमर्स। ड्यू टू प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है, एक दूसरे में कन्वर्ट भी होते रहते हैं, क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं ज्यूटराइन। जो आइन तो है मगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली क्या है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और अमाइनो एसिड वाटर के अंदर सोल्यूबल ज्यूटराइन की वजह से, पोलर नेचर की वजह से। देयर आर 22 अमाइनो एसिड, बाईस के करीब अमाइनो एसिड्स हैं जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं, मतलब जो डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं उनको बनाने वाले कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 22 अमाइनो एसिड्स। उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, उन अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन भी क्या हो जाएगा। अब देखो 22 अमाइनो एसिड है ना, एक प्रोटीन में उनका सीक्वेंस एक होगा, दूसरे प्रोटीन में सीक्वेंस क्या होगा उनका, दूसरा बार तीसरे प्रोटीन का सीक्वेंस क्या होगा। अगर सीक्वेंस, अब देखो ए के साथ बी जुड़ा है और बी के साथ सी, अगर ए के साथ डायरेक्ट आप सी जोड़ देंगे, सी के साथ बी होगा तो क्या हो जाएगा, उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो उनका फंक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, शेप भी क्या हो जाएगी, चेंज होगा, वो अलग प्रोटीन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा। और इनके बीच में जो बांड बनता है उस बांड को हम कहते हैं पेप्टाइड बांड, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज, या इसको कहते हैं अमाइड लिंकेज। देखो इनके दरमियान जो बांड बनता है वो कौन सा बांड है, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज। या अमाइड लिंकेज इसको कहते हैं, इसको लिखा जाता है CONH, CONH। तो अब देखें ये एक अमाइनो एसिड हो गया, कार्बन ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइनो एसिड, और ये दूसरा अमाइनो एसिड। अच्छा, ये एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखो एक जैसे भी आपस में मिल सकते हैं, डिफरेंट भी आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो गया। ऐसे तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। पॉलीपेप्टाइड में पता ज्यादा इस तरह के अमाइनो एसिड्स होंगे जो लिंक बनाएंगे। अब हम दो सिर्फ ले लिए हैं, दो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल, जस्ट आपको बताने के लिए कि इनके दरमियान कैसे इंटरेक्शन होती है। तो एक अमाइनो एसिड जो है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का क्या है, और दूसरे का अमाइन ग्रुप, इनके आपस में इंटरेक्शन होगी, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव होने के बाद जो लिंक बना है, CONH लिंक बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज। ऐसे लिंकेज और भी बनेंगे मगर हम सिर्फ दो लिख रहे हैं, NH C, उसके बाद R है H। अब देखो CO का लिंक किसके साथ हो गया, CO का लिंक हो गया NH के साथ। ये एक नया लिंक बना है, जिस लिंक को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज। तो ये लिंक बना है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बांड। जैसे आपने पढ़ा था कार्बोलिस के अंदर, पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है,
जो मोनोसेक्युलर को क्या करता है, जोड़ कर रखता है, और इसके अंदर ये लिंकेज होगा CONH होगा, जो क्या करेगा, अमाइनो एसिड को जोड़ कर रखेगा, पेप्टाइड लिंकेज। तो प्रोटीन के अंदर इस तरह के बहुत ज्यादा लिंकेज होते हैं, इसलिए हम कहते हैं प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पेप्टाइड के लिंकेजेस या बांड्स होंगे। तो ये सिर्फ मैंने दो लिखे, और आगे भी आगे बनता जाएगा, आगे भी लिंक होता जाएगा, और ये तो सिर्फ एक पेप्टाइड लिंक। फिर डाइपेप्टाइड, अगर 3 अमाइनो एसिड होंगे तो उनके दरमियान क्या होगा, अमाइनो एसिड 3 है तो लिंकेज कितने बनेंगे, 2 लिंकेज बनेंगे। और ऐसे अगर अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे तो लिंकेज भी ज्यादा होंगे, इसलिए उसके लिए हम क्रम कौन सा यूज करते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। अच्छा, तो देखो प्रोटीन का जो माइक्रो मास होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा। प्रोटीन का जो माइक्रो मास होता है 34,000 से लेकर 5 करोड़ डाल्टन तक होता है। 34,000 डाल्टन से लेकर 5 करोड़ डाल्टन तक होता है इसका माइक्रो मास, और 1 डाल्टन 1 AMU के बराबर है। समझे, 34,000 AMU से लेकर 5 करोड़ AMU उसका माइक्रो मास है। अब देखो हेमोग्लोबिन है या जितनी बाकी और प्रोटीन है वो क्या है, ठीक है, उनका माइक्रो मास का ज्यादा होगा, क्योंकि जो हेमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स होते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड नहीं है, उनके अंदर क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड के यूनिट्स है, वो मिलकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं। तो उसका माइक्रो मास भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। माइक्रो मास वाटर सेलुलर प्रोटीन का ज्यादा होता है, जो माइक्रो मास होता है वाटर सेलुलर प्रोटीन से उनका क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं प्रोटीन जो है उनकी क्लासिफिकेशन। अब देखो इसमें कैल्शियम प्रोटीन जिसको हम कहते हैं मिल्क प्रोटीन, जिसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन जो इसके अंदर क्या होता है, आयरन होता है। इसका हार्मोन्स है वो भी प्रोटीन है। अब इसकी आते हैं क्लासिफिकेशन। अब उसमें जो पुरानी किताब में थी इसकी क्लासिफिकेशन, उनमें एक था सिंपल प्रोटीन, ये अभी नहीं आया, इसमें नहीं है। सिंपल प्रोटीन मतलब सिंपल प्रोटीन वो होती है उनकी हाइड्रोलाइसिस सिर्फ आपको अल्फा अमीनो एसिड मिलेगी। मतलब सिंपल प्रोटीन की आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा, अल्फा मिक्सचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सिंपल प्रोटीन जो है वो हीट से कोऑर्डिनेट हो जाती है। अगर आप हीट देंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब सेमी सॉलिड बन जाता है। अब एक को आप हीट दें, अंडा जो होता है, अंडे में प्रोटीन है ना, जब अंडे को हम बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन हो जाती है, सॉलिड बन जाता है। ब्लड में, सीरम ब्लड वो भी सिंपल प्रोटीन में है। अब मतलब खून बहने के बाद जम जाता है, दूध उसको ज्यादा गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, मावा बन जाता है, मतलब सॉलिडिफाई हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। तो इसका मतलब है जो सिंपल प्रोटीन है वो हीट में कोऑर्डिनेशन होती है। अगर हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आयनिक सॉल्ट ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, अगर अमोनियम सल्फेट ऐड करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब सिंपल प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन है सोल्युबिलिटी की बेस पर। किसकी बेस पर, एक है एल्ब्यूमिन, शायद आपने पढ़ा होगा एल्ब्यूमिन बायो के अंदर। एल्ब्यूमिन को हम कहते हैं वाटर सोल्युबल प्रोटीन। एल्ब्यूमिन क्या है, वाटर सोल्युबल प्रोटीन है जो वाटर में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, और हीट से क्या हो जाती है, कोएगुलेट हो जाती है। हीट से क्या हो जाएंगी, कोएगुलेट होगी। अच्छा एग्जांपल, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एक एल्ब्यूमिन ए के अंदर पाई जाती है। अच्छा, और सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम का मतलब है ब्लड के अंदर पाई जाती है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, और इसके अंदर व्हीट एल्ब्यूमिन भी होती है, गंदम के अंदर भी है एल्ब्यूमिन। अच्छा, उसके बाद है ग्लोब्युलिन। ग्लोब्युलिन जो होती है वाटर के अंदर हल नहीं होती, वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, मगर 5% साल्ट के सोल्यूशन को हल हो जाती है, 5%।
5% जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा उसमें क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद है ग्लूटिनिन्स। ग्लूटिनिन्स साल्ट में डिजॉल्व नहीं होगी, एसिड और अल्कलीज में डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये पुराने बुक में इसमें नहीं है, अब मैं इसे आपको बता रहा हूं जस्ट कि सिंपल प्रोटीन भी होती है कुछ। अब दूसरी होती है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिनके अंदर फोस्फेट ग्रुप होता है, ऐसी प्रोटीन होती है जिनके अंदर फोस्फेट ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन ग्रुप होता है। मतलब ऐसी प्रोटीन जिनके अंदर क्या हो, प्रोस्टेटिक ग्रुप और नॉन प्रोटीन ग्रुप को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब उनमें मैं आपको बताता हूं, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा इसके अंदर, ठीक है। जो म्यूसिन है सिलेरिया के अंदर, सिलेरिया के अंदर सर म्यूसिन, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा होता है न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियर प्रोटीन का होता है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर। अब एक होता है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, अच्छा क्रोमोप्रोटीन का मतलब है कलर्ड प्रोटीन है, ये कलर्ड वाली प्रोटीन है। अब स्किन हमारी क्या है, ये जो हमारी स्किन के डिफरेंट कलर्स हैं ये प्रोटीन की वजह से है ना। उनके अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप है जिसको कलर देता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो क्या करता है, कलर देता है, उसको स्किन को कलर देता है। जो पंख होते हैं सीधे उनको कलर देता है, उसको भी देखो वूल को कलर देता है। वूल है, वूल की देखो जानवर जो वूल होती है उसके भी क्या डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो किसकी जैसे है, उस प्रोस्टेटिक ग्रुप की जैसे, वो जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो कलर। अच्छा, हेमोग्लोबिन में देखो, हेमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। आयरन प्रोस्टेटिक ग्रुप है जिसको कलर देता है रेड कलर। हेमोग्लोबिन का जो कलर रेड है वो किसकी जैसे है, उसके प्रोस्टेटिक ग्रुप आयरन की जैसे। अच्छा, इसके अलावा होता है फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन, फास्फोरिक एसिड होगा प्रोस्टेटिक ग्रुप। जो ए के अंदर जर्दी होती है येलो कलर की, विटेलिन जिसको कहते हैं, विटेलिन ए या ये ये फास्फोप्रोटीन है। यह कैसियन मिल्क प्रोटीन, कैसियन है मिल्क प्रोटीन, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम फास्फोरस होता है नहीं होता, तो वो फास्फोप्रोटीन है। इसका मतलब है मिल्क जो प्रोटीन है कैसियन, और ए के अंदर प्रोटीन होती है विटेलिन, ये दोनों क्या है, क्रोमोप्रोटीन है। इसके अंदर फास्फोरिक फास्फोप्रोटीन है जिनके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है। अच्छा, एक होता है लिपोप्रोटीन, पढ़ा हुआ आपने, लिपोप्रोटीन जरूर पढ़ा हुआ। प्रोटीन के साथ अटैचमेंट में क्या होगा, लिपिड होगा, लिपोप्रोटीन। लेसिथिन, सेपिलिन, ये क्या लिपिड है जो प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो अब इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, जिनके अंदर प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है। अच्छा, एक होती है ड्राई प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के डेरिवेटिव, वो नेचुरल प्रोटीन नहीं है मगर वो प्रोटीन के डेरिवेटिव है। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोटीएस, नाम सुना है, पेप्टाइड, पेप्टोन्स पढ़े या नहीं, ये क्या है, ड्राई प्रोटीन। जैसे देखो, जो स्टमक में एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस होती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, तो प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल, प्रोटीन के बड़े मालिक्यूल जब उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है तो छोटे प्रोटीन में तब्दील हो जाए। मतलब प्रोटीन का बड़ा मालिक्यूल डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा। जो वो स्टमक में जो पेप्सिन है जब एक्ट करता है प्रोटीन पर तो क्या करता रहता है, पेप्टोन से प्रोटीन से बनाता है। ये क्या है, ड्राई प्रोटीन है। ये क्या है, प्रोटीन के डेरिवेटिव है। ये क्या है, प्रोटीन के डेरिवेटिव जिनको कहते हैं ड्राई प्रोटीन, समझे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दी गई है हमारे को, अब उनमें अच्छा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, अब उनमें एक है कैटलेटिक प्रोटीन, एंजाइम, जो क्या है बायोकैटलिस्ट है।
जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं, तेज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं ये कई गुना ज्यादा इफेक्टिव हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज्यादा ही बढ़ा देती है। अगर ये इसका ना होता तो इसका मतलब डाइजेशन को कितने साल लग जाते, टाइम लग जाता, मगर वो डाइजेशन का प्रोसेस हमारा फास्ट हो जाता है किसकी वजह से, एंजाइम की वजह से, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट कर देते हैं। और पुराने बुक में एक एग्जाम्पल भी दी है उन्होंने एक ऐसे एग्जाम्पल दी थी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 उसकी जो डिकम्पोजिशन होती है, उसकी डिकम्पोजिशन वाटर में और ऑक्सीजन में, उसके लिए अगर एंजाइम अगर कोई कैटलिस्ट न यूज करें तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी 18 किलो कैलोरी है, एब्सेंस ऑफ द कैटलिस्ट। अगर हम यूज करेंगे उसकी जगह आयरन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है 13 किलो कैलोरी, मतलब 18 से 13 कितने यूनिट कम की, 5 यूनिट। अगर हम प्लाटिनियम यूज करेंगे तो लेकर आता है 12 किलो कैलोरी तक, 6 यूनिट कम कर देता है। मगर एंजाइम जो कैटलेज है प्रोड्यूस फ्रॉम लिवर रिड्यूस दिस एनर्जी 5 किलो कैलोरी, कितनी 5 किलो कैलोरी तक लेकर आता है। और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाता है विदाउट एनी हीटिंग, हीट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर स्टार्च को, सुनो इस बात, स्टार्च को अगर लेबोरेटरी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चाहोगे, अगर स्टार्च को, ये जो हमारे हम देखो खाने में खाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर स्टार्च मोस्टली क्या होता है, गंदम है, चावल है, उसके अंदर क्या स्टार्च है। और जो हमारे डाइजेस्ट जूसेस हैं वो उसी स्टार्च को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में। और हम अपने आप को हीट नहीं देते, हम अपने को गर्म नहीं करते, विदाउट हीटिंग सारा प्रोसीजर हो जाता है। अगर ये सेम रिएक्शन लेबोरेटरी में करें आप लोग, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करें तो उसको बॉइल करना पड़ता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, विदाउट बॉइलिंग वो रिएक्शन नहीं होगा। मगर ये एंजाइम है जो सेम रिएक्शन को कैटलाइज कर देते हैं रूम टेम्परेचर से, किसी किस्म की कोई हीट की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो इसका मतलब है एंजाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बायोकैटलिस्ट है। लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, एफिशिएंसी को लोअर करते हैं एफिशिएंटली, और रिएक्शन को पाए तक पहुंचाते हैं, और वो रिएक्शन फास्ट होता है। अगर वो सेम रिएक्शन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता तो बहुत स्लो होता या बहुत ज्यादा टाइम लगता, मगर उसमें टाइम नहीं लगता है। और आपको पता है कि जो एंजाइम होते हैं वो सब्सट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और सेम एंजाइम जो है वो रिएक्शन में बार बार कैटलाइज, मतलब कैटलिस्ट के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। सेम एंजाइम, ऐसा नहीं कि एंजाइम कंज्यूम हो जाते हैं, एंजाइम कंज्यूम नहीं होते, यूज नहीं होते, आखिर में क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पाई तक पहुंचाने के बाद रिएक्शन से अलग हो जाते हैं। और सेम एंजाइम जो है वो रिएक्शन को बार बार कैटलाइज करते रहते हैं। अच्छा, अब एंजाइम की भी टाइप्स हैं, ये जो बायोकैटलिस्ट के बीच हैं टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम होते हैं जिनका डिफरेंट काम है। एक होता है हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस का काम करते हैं, मतलब इनकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनका अलग अलग काम है। अब देखो एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो ग्रुप की ट्रांसफर करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरेज। एक एंजाइम ऐसे होते हैं जो आइसोमराइजेशन करते हैं, डेक्सट्रो को लीवो में कन्वर्ट कर देते हैं, आइसोमरेज। तो ये जो हम एंजाइम पढ़ रहे हैं इसके अंदर वो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोक्सिलेज, जो क्या करते हैं, सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करते हैं। देखो प्रोटीन, इसकी हाइड्रोलाइसिस होगी, और एंजाइम का नाम क्या है, प्रोटीएज। प्रोटीएज, अब देखो प्रोटीएज में एक्चुअली देखो प्रोटीएज में पेप्सिन भी आ जाता है, पेप्सिन भी प्रोटीएज है।
ट्राइप्सिन भी क्या है, प्रोटीज जो प्रोटीन ब्रेक करता है, इरेप्सिन भी प्रोटीज है जो प्रोटीन ब्रेक करता है। इसका मतलब है एंजाइम की फैमिली होती है जो सेम सब्सट्रेट ब्रेक करती है। एक एंजाइम उनकी क्या फैमिली है जो सेम सब्सट्रेट पर क्या करती है, एक करके उसको कहते हैं आइसो एंजाइम, क्या बोलते हैं, बस सब्सट्रेट एक ही है, सेम खानदान है जो हुकूमत भी करता है जिस तरह हमारे ऊपर। तो एंजाइम की सेम फैमिली है जो सेम सब्सट्रेट ब्रेक करेगी। सब्सट्रेट एक ही होगा, एंजाइम अलग अलग होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे आप, आइसो एंजाइम कहेंगे या नहीं कहेंगे भाई? आइसो एंजाइम का मतलब है सेम सब्सट्रेट पर एक करना। एंजाइम अलग अलग है मगर सब्सट्रेट क्या है, सेम ही है। उसी ऐसी एंजाइम की फैमिली को क्या बोलते हैं? तो प्रोटीज, प्रोटीज में देखो पेप्सिन, भाई पेप्सिन भी क्या है, प्रोटीज है ना, प्रोटीन ब्रेक करता है ना। ट्राइप्सिन वो किस ब्रेक करता है, प्रोटीन की करता है इनके अंदर, एक होता है इनके अंदर स्टमक के अंदर, दूसरा किसमें है, स्टमक इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, तो इनको कलेक्टिवली क्या करेंगे, पेप्सिन, ट्राइप्सिन, इरेप्सिन सबको क्या कहेंगे कलेक्टिवली, प्रोटीज। और इसको वैसे कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ये। और क्या रहेगा, अमाइनो एसिड। फाइनली क्या मिलेगा आपको, अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड जल्दी में से नहीं मिलेगा। आप पता है स्टमक में जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है तो छोटे प्रोटीन बनते हैं जिनको कहते हैं प्रोटीज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स होते हैं नहीं। अच्छा, वो कौन बनाता है, पेप्सिन। उसके बाद फिर ट्राइप्सिन है, ट्राइप्सिन उनको और क्या कर देता है, और एक करके और उनको स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड का कन्वर्ट करता है। फिर इरेप्सिन है जो फाइनली किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको अमाइनो एसिड में। मगर एंजाइम की फैमिली को क्या कहेंगे हम, प्रोटीज कहेंगे कलेक्टिवली। हाइड्रोक्सिलेज बोलते हैं, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन में हिस्सा लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद है स्टार्च। अमाइलेज, तो ये भी क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेज है। अच्छा, तो किसमें कन्वर्ट करेगा, इसमें ग्लूकोज में। अच्छा, उसके बाद लिपिड, इसकी हाइड्रोलाइसिस हो रही है। लिपिड, ये भी क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेज। इनको कलेक्टिव हाइड्रोक्सिलेज बोलेंगे। क्यों, सारे हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं ना, ये सब क्या है, काम क्या है इनका सबका, हाइड्रोलाइसिस कर रहा। अच्छा, तो ये क्या मिलेगा, ग्लाइसरोल, बुक में नहीं लिखा हुआ है, लिख दो, प्लस फैटी एसिड। प्लस में क्या मिलेगा आपको, फैटी एसिड मिल जाएगा, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड। अच्छा, वैसे आपको ने पढ़ा होगा कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, हर सब्सट्रेट के लिए अलग एंजाइम है। जो आपने बायो के अंदर पढ़ा था की और लॉट वाला मॉडल जो था कि भाई हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, उसकी सब्सट्रेट क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और दूसरा था इंड्यूस पिटमार्जिन, चलो वो एंजाइम के अंदर पढ़ लेंगे, आप अभी छोड़ते हैं इसको, अभी सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्शन था। अब दूसरा है, अब प्रोटीन की और टाइप ही है। ये तो हो गया, देखो कैटलिटिक प्रोटीन, एक होती स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो सपोर्ट किसमें करती है, स्ट्रक्चर में। अब देखो ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन किसके अंदर सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो केराटिन कौन सी प्रोटीन है, अगर हेयर और लीदर के अंदर होती है, किसकी, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ये इसमें नहीं है, हमारे पुराने किताब में था स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी। अच्छा, हमारे पुराने बुक में रेस्पिरेटरी प्रोटीन भी था, जो प्रोटीन रेस्पिरेशन में हिस्सा लेती है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देती है, रेगुलेट करती है। हीमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, मायोग्लोबिन, ये क्या है, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, ये भी नहीं है हमारे बुक में।
अब है स्टोरेज प्रोटीन। तो स्टोर करती हैं। न्यूट्रिएंट आर मेटल आयंस। देखो न्यूट्रिएंट को या मेटल आयंस को स्टोर करती हैं किसके अंदर, बॉडी के किसी पार्ट में, प्लांट के अंदर स्टोर करती है। तो फेरिटिन, फेरिटिन स्टोरेज प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करती है स्प्लेन के अंदर, तिल्ली के अंदर। अब देखो फेरिटिन एक प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करती है किसके अंदर, एक ह्यूमन ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं तिल्ली, स्प्लेन, उसके अंदर उसको क्या कर देती है, स्टोर करती है, पुरानी किताब में है। इसके अंदर जो स्टोरेज प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एशियन, ये क्या है, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये स्टोरेज प्रोटीन्स हैं जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को या मेटल आयंस को क्या कर देती हैं, स्टोर करते हैं बॉडी के किसी पार्ट में या प्लांट के अंदर स्टोर कर लेती हैं। अब उसके बाद है स्टोरेज प्रोटीन के बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, तो ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स की ट्रांसफर करती है बॉडी के अंदर। जैसे हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन कहते हैं, मतलब ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। ठीक है। अच्छा, इस तरह जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्ट होती है। अब देखो हमारे स्टमक है, स्टमक के साथ सेल लगे होते हैं, या इंटेस्टाइन के साथ भी क्या होते हैं, आउटसाइड पर क्या होते हैं, सेल होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है, वहां पे एक ट्रांस सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है ना। तो इसका मतलब है ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं या स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं, जिसमें हेमोग्लोबिन आ जाता है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, हार्मोन्स, जो हार्मोनल प्रोटीन्स हैं या जो है रेगुलेटरी प्रोटीन, हार्मोनल प्रोटीन या रेगुलेटरी, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, रेगुलेट करते हैं। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन शुगर को क्या कर देती है, रेगुलेट कर देती है। या दूसरी ग्लूकोगान भी है, ग्लूकोगान है जो शायद पेट को रेगुलेट करती है, शायद इस तरह है, पुरानी किताब में था ग्लूकोगान। अब एग्जैक्ट इसमें क्योंकि बाई के हिसाब से है, इसमें एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, मगर उसमें लिखा हुआ था कि इंसुलिन एंड ग्लूकोगान ये दोनों हार्मोन, ये जो है रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। एक शुगर को रेगुलेट करती है, दूसरा पेट को, मगर पढ़ लेना कि वाकई है या नहीं है। ठीक है, ग्लूकोगान नहीं है, ऐसी दोनों मतलब इनका। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है जो शुगर होती है वो कन्वर्ट किसमें हो जाती है, फेट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ट्राइग्लाइसराइड के अंदर भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो कोई ऐसा हार्मोन होगा जो उनको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर ग्लूकोगान वो है शायद, या कोई और है, मगर ये किसी के बायो के हिसाब से, मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इसलिए मुझे पता नहीं है। ठीक है, फिर आप देख लेना, उसमें पुरानी किताब में ये था लिखा हुआ था, इसके अंदर सिर्फ इंसुलिन का लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये इसके अलावा एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, ये भी क्या प्रोटीन है किसी की, जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है ये। और फॉरेन जो बॉडीज हैं, वायरस वगैरह, उनके हमले को क्या करती है, नाकाम बना देती है, रोक लेती है, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ा देती है, उसको हमले को नाकाम बना देती है। ये भी प्रोटीन है किसी की। तो इसका मतलब है पूरा सिस्टम है प्रोटीन का। दिफाई सिस्टम भी है, ये दिफाई सिस्टम हो गया ना आपके लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ये क्या है, दिफाई सिस्टम है। अच्छा, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का स्ट्रक्चर,
अच्छा देखो, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उनमें एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। बताओ क्यों? क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। अमाइनो एसिड की क्या होती है? सीक्वेंस, और जिनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। अच्छा, वो सीक्वेंस चेंज होने से प्रोटीन चेंज हो जाती है, और जो प्रोटीन का फंक्शन है, मतलब प्रोटीन का फंक्शन है ना, वो डिपेंड करता ही सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड पे, या जो शेप है प्रोटीन की वो डिपेंड करती है किस पे? प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब कि प्रोटीन का जो शेप है या उसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता ही किस पे है? उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है, मतलब पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉलीपेप्टाइड की क्या बन जाती है? चेन, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होंगे? अमाइनो एसिड्स होंगे, और जो पेप्टाइड लिंकेज या जो अमाइड लिंकेज के थ्रू क्या होंगे? आपस में कनेक्ट होते हैं। तो पहले आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, लीनियर चेंज। लीनियर चेन होगी किसकी? पॉलीपेप्टाइड की। देखो, ये ए अमाइनो एसिड हो गया, ये क्या हो गया? बी अमाइनो एसिड, यहाँ पे क्या आ गया? सी, यहाँ पे क्या आ गया? डी, इधर क्या आ गया? ई। ये अमाइनो एसिड है, इनके बीच में ये जो है पेप्टाइड बॉन्ड है जो उनको क्या कर रहा है? जोड़ कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ए जुड़ गया किसके साथ? सी के साथ। सी जुड़ गया ई के साथ, ई जुड़ गया बी के साथ, और बी जुड़ गया किसके साथ? डी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड की चेन हो गई। इसका मतलब है ये प्रोटीन, और हालांकि अमाइनो एसिड सेम ही है, सेम अमाइनो एसिड ए से लेकर डी तक, ई तक, मगर उनकी सीक्वेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इनका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा और शेप भी चेंज हो जाएंगे।